बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है इन्हें हम एग्रीकल्चर पॉइजन भी कहते हैं बिकॉज ये एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं एज इंसेक्टिसाइड्स। नर्व एजेंट्स भी हैं क्योंकि इन्हें वॉर में यूज़ किया गया था। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की अगर हम फार्माकोलॉजी देखें तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं ये इनडायरेक्ट इरिवर्सिबली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, यानी हम इन्हें एज आ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट यूज़ करते हैं बट ये इरिवर्सिबल होते हैं। मींस कि ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाते हैं, एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की। हाईली टॉक्सिक होते हैं, मॉडरेट टॉक्सिक हैं। हाईली टॉक्सिक में हमारे पास फोस्फामिडोन, इथाइल पैराथायोन, मिथाइल पैराथायोन, क्लोरोथियोफोस एंड कार्बोफिनोथियोन आ जाते हैं। एंड मॉडरेट टॉक्सिक जो हैं मेलाथायोन, फैंथियोन, टेमीफोस, फेनिट्रोथिन एंड डायजिनोन ये आ जाते हैं। उसके बाद हम मैकेनिज़्म देखें ऑर्गेनोफॉस्फेट का क्या मैकेनिज़्म है। नॉर्मली क्या होता है, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस जब रिलीज़ होता है एक्शन करने के बाद उसे एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस इंजाइम जो है वो इनहेबिट कर देता है, उसे ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या करते हैं कि एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस जो इंजाइम है उसे इनहेबिट कर देते हैं। इंजाइम जब इनहेबिट हो जाता है तो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है इस न्यूरोट्रांसमीटर की, और इसकी स्टिमुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से ये एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की खास बात यह है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है इरिवर्सिबल हो जाता है। कुछ टाइम के लिए इरिवर्सिबल होता है लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद ये कंडीशन इरिवर्सिबल हो जाती है जिसे हम एजिंग प्रोसेस कहते हैं। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है ये देखते हैं। ठीक है, अगर हम अब ये फंक्शन देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है इकोथियोफेट, ये भी एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है। यहाँ पर ये हमारे पास है इंजाइम एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस, और यहाँ पर ये है हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है ये अपने फॉस्फेट से अटैच हो जाता है ओ ग्रुप के साथ एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस के। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाता है। तो इस मरहले पर जो है कोई भी इस लेवल पर जो है हम इसे रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि ये अभी तक जिससे इनएक्टिव नहीं हुआ, जो इनएक्टिव हुआ है वो रिवर्सिबल है। तो इसे जो एंटीडोट देकर जैसे कि प्रेलिडोक्साइम देकर इसे रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर इसने अपना ये अल्काइल ग्रुप जो है, अब इंजाइम तो फॉस्फोराइलेट हो गया, उसके बाद इस पूरे ने अगर ये अपना ये अल्काइल ग्रुप रिमूव कर दिया, यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप ना हो, तो ये इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन हो जाती है जिसे हम एजिंग कह रहे हैं। और एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस अब अपना एक्शन नहीं कर पाएगा। अगर एक्शन चाहिए तो दूसरे एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस जब तक नहीं बन जाते जब तक एक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह ये एजिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हमने ये प्रोसेस देखा, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ होने की वजह से कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी हो गई। अब अगर हमें एसिटाइल कोलिन के नॉर्मल फंक्शन पता हों तो हम इसके एडवर्स इफेक्ट इजीली जो है याद कर सकते हैं। एसिटाइल कोलिन के इफ़ेक्ट्स जो हैं मस्क्यूरेनिक इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, निकोटिनिक इफ़ेक्ट्स भी एंड CNS इफ़ेक्ट्स भी। CNS इफ़ेक्ट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है ये लिपिड सोल्यूबल है, ये CNS को जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसे क्रॉस कर सकता है, इसलिए इसके CNS इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मस्क्यूरेनिक एंड निकोटिनिक इफ़ेक्ट्स इसलिए हैं क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो है बोथ ऑफ द रिसेप्टर्स पर बाइंड होता है। अब इन इफ़ेक्ट्स को देखते हैं हम। ओके, मस्क्यूरेनिक इफ़ेक्ट्स जो हैं मोस्ट, इन सब में से जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होता है वो मस्क्यूरेनिक इफ़ेक्ट्स होता है बिकॉज इसके मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और नेमोनिक्स जो हमने यहाँ पे लिया है वो लिया है डम्बेल्स मस्क्यूरेनिक इफ़ेक्ट्स को याद करने के लिए। डेफिकेशन, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रोंकोरिया, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रेडिकार्डिया, इमेसिस, लैक्रिमेशन एंड सेलिवेशन। अच्छा, अब ये सब आप कह रहे होंगे कुछ तो नॉर्मल भी प्रोसेस है इसमें, जैसे कि सेलिवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डेफिकेशन। यस, ये नॉर्मल है बिकॉज एसिटाइल कोलिन जो है नॉर्मली ये काम करवा रहा होता है कि
सिक्रेशंस करवाता है एसिटाइल कोलिन। नॉर्मली एसिटाइल कोलिन जो है हमारी जेटी की पेरिस्टाल्सिस करवाने में हेल्प करता है, स्फिंक्टर को रिलैक्स करवाने में हेल्प करता है, इसलिए डेफिकेशन यूरिनेशन करवाने में हेल्प करता है। अब चाहे डेफिकेशन या डायरिया भी यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं एक्शन, वही एक्शन ज़्यादा हो जाए, एडवर्स हो जाए, अगर लेक्रीमेशन एडवर्स हो जाए, आंसू रुक ही नहीं रहे, सेलिब्रेशन एडवर्स हो जाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो वही इफेक्ट्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसे हम एडवर्स इफेक्ट में ले आते हैं, ठीक है। अब डम्बल से हमने ये लिए। अच्छा, मियोसिस जो है मतलब कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए हमारे पास दो टाइप्स के मसल्स होते हैं यहाँ पर, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं जिसे हम स्फिंक्टर मसल्स कह रहे हैं, एंड रेडियल मसल्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है आइरिस के मसल्स हैं। अब जब आइरिस के ये जो रेडियल मसल हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ पे रिलैक्स हो गए तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इन मसल्स को रिलैक्स करवाते हैं। अब वो ज़्यादा हो गया तो प्यूपिल ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा क्योंकि वो मसल रिलैक्स हो गए हैं। निकोटिनिक इफेक्ट्स देखें तो उसके लिए हमारे पास, अगर आपको थोड़े बहुत याद करने हैं तो उसके लिए हम ये वाले जो है निमोनिक्स लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। मंडे से याद करेंगे माइड्रेसिस, ट्यूसडे से ट्रेकिकार्डिया, वेडनेसडे से वीकनेस, थर्सडे से हाइपरटेंशन एंड फ्राइडे से फेसिकुलेशंस। लेकिन अगर सब याद करना है तो उससे हम एक और निमोनिक्स लेते हैं, मैकड्यू एंड माई हॉट टीपेक, ठीक है। टीपेक वैसे हॉट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मैकड्यू क्या है? मैकड्यू एक निमोनिक है, वैसे उसे हम यूज़ करते हैं जैसे कि मेंटल क्लाइमेट डेटा ऑफ द वर्ल्ड, पर इसे हमने इसके लिए यूज़ कर लिया है यहाँ पर। अच्छा, एम से मसल फेसिकुलेशन, सी से क्रैम्प, डी से डायफ्रैग्मेटिक फेलियर, डब्ल्यू से वीकनेस। अच्छा, एंड को हमने यहाँ पे लिया है ऑटोनोमिक निकोटिनिक इफेक्ट्स के लिए। वो कौन कौन से हैं? हॉट टीपेक, माई हॉट टीपेक, माई से आ गया माइड्रेसिस, एच से हाइपरटेंशन, टी से ट्रेकिकार्डिया एंड पी से पेलर, ठीक है। अब इनमें से जो ये इफ़ेक्ट्स हैं ये आप याद भले ना करें, कि लिख सकते हैं, याद इसलिए नहीं करें क्योंकि आप ये वाले भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया है, यहाँ पे ट्रेकिकार्डिया है। ब्रेडिकार्डिया है तो हाइपोटेंशन होगी, यहाँ पे हाइपरटेंशन है, यहाँ पे मियोसिस है, यहाँ पे माइड्रेसिस है। अच्छा, क्यों है ये सब चीज़ें? क्योंकि ये इफेक्ट्स भी होते हैं लेकिन ज़्यादा इफेक्ट मस्कुलिनिक होता है, इसलिए ये जो है ये प्रोमिनेंट्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर में ये देखे जाते हैं, तो याद ये वाले रखते हैं। उसके बाद सीएनएस इफेक्ट्स, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट लिपिड सॉल्युबल है तो सीएनएस के भी इफेक्ट्स होंगे, उसके लिए भी एक निमोनिक है, नो कूल एयर, ठीक है, नो कूल एयर। एन से न्यूरोसिस, सी से कन्फ्यूजन्स, एयर AIR, एंजाइटी, इंसोमिया, रेस्टलेसनेस, ओके। तो ये हो गए CNS इफेक्ट्स। डायग्नोसिस अगर हम देखें तो इसकी जो है गार्लिक इन पेट्रोलियम लाइक ओडर होती है, मियोसिस हुआ होगा, कि प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हुई है उसमें हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग आ जाती है तो हम एट्रोपिन दे सकते हैं, एट्रोपिन से हम उसे कंफर्म कर सकते हैं। अगर एट्रोपिन ने सिम्टम्स को रिवर्स कर दिया, मीन्स के कोई एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर की पॉइजनिंग हुई भी है। एट्रोपिन क्या करता है? एट्रोपिन सिंपैथेटिक एक्टिविटी करवाने में हेल्प करता है, तो अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो जाती है तो ये रिवर्स कर सकता है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को, ओके। अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हुई भी है तो ये एट्रोपिन उसे रिवर्स कर सकता है, ओके। इसके अलावा हम मेजर कर सकते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस की एक्टिविटी इन द RBC। अच्छा, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में जो डेथ होती है वो मोस्टली रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होती है, ओके। ट्रीटमेंट की बात करें तो हम एट्रोपिन दे सकते हैं एंटीडोट के तौर पर, इसके अलावा ऑक्साइम्स दे सकते हैं जैसे कि पैलिडोक्साइम, ठीक है। ये जब एक्ट करेंगे, जो हमने देखा, ये उस स्टेज पर एक्ट करेंगे जब वो रिवर्स स्टेज में होगा, एडिन की स्टेट में होगा तो ये एक्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन एट्रोपिन कर सकेगा क्योंकि इसका तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाता है और रिवर्स कर देता है मस्क्यूरेनिक इफेक्ट्स को। जबकि प्रेलिडोक्साइम या ऑक्साइम्स जो हैं ये मस्क्यूरेनिक निकोटिनिक दोनों इफेक्ट्स को रिवर्स कर सकते हैं, बट CNS के इफेक्ट्स को नहीं कर सकते बिकॉज ये जो है क्रॉस नहीं करते ब्लड ब्रेन बैरियर को, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल नहीं है।
डोज की बात करें तो एट्रोपिन का 1 to 2 मिलीग्राम IV या IM पर 15 मिनट्स दे सकते हैं अंटिल ट्रेकोब्रोंकियल सिक्रेशन स्टॉप, जब तक कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की सिक्रेशंस और ये म्यूकस सिक्रेशंस वो स्टॉप ना हो जाए। और अगर ऑक्साइम्स के डोज की बात करें तो इसमें 1 to 2 ग्राम्स हैं इन 100 to 150 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। ओवर 30 मिनट्स तक उसे देते रहेंगे। देन इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे एक घंटे बाद। उसके बाद 6 से 12 घंटे का इंटरवल होगा। ठीक है। सीवियर जब इंटॉक्सिकेशन होगी, सीवियर पॉइजनिंग हुई भी होगी, तो एट्रोपिन का टॉक्सिक डोज देंगे हम। ओके। इन केस ऑफ डर्मल एक्सपोजर क्लॉथ को रिमूव करेंगे, स्किन वॉश करेंगे, ये सब होगा। मेडिको लीगल इम्प्लीकेशंस, होमोसाइडल पॉइजनिंग जो होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट की, वो अनकॉमन होती है। ओकेशनल केस देखे जा सकते हैं लेकिन अनकॉमन होती है बिकॉज ऑफ द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है। ठीक है। होमोसाइडल अनकॉमन होती है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है। अगर हम फाइंडिंग्स देखें तो विसरल कॉन्जेशन हुई भी होगी, पल्मोनरी एंड सेरेब्रल एडिमा होगा। अगर बॉडी पे कोई इंसेक्ट अटैक कर रहा है तो वो जो है डाई हो जाएगा पॉइजनिंग की वजह से। ओके। अच्छा, ये चीज़ जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है डिले करता है पेट्रीफेक्शन को, इसलिए हम इसे जो है मतलब कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है पेट्रीफेक्शन में जो है ख़राब नहीं होती, केमिकल जो उसका स्ट्रक्चर वगैरह है, तो इसे हम डिकम्पोज बॉडी में भी डिटेक्ट कर सकते हैं और हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं मटेरियल को फॉर द केमिकल एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट। Okay guys, if you like this video, please like and subscribe my channel.